दोस्तों, हमारी धरती लगभग 4.5 बिलियन साल पुरानी है और अनुमान है कि यहाँ जीवन की उत्पत्ति शुरुआती 1 बिलियन सालों में ही हो गई थी। अभी तक ज्ञात ब्रह्मांड में हमारी धरती ही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ इंसानों के रूप में इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है। पर इसके विपरीत हमारा ब्रह्मांड, जो कि 13.8 बिलियन साल पुराना है और करीब 93 बिलियन लाइट ईयर्स के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, वहां अभी तक हमें जीवन के कोई सबूत नहीं मिले हैं, जो कि काफी अजीब है। अगर हमारे आकाशगंगा मिल्की वे में कोई एलियन सभ्यता हम इंसानों से केवल कुछ लाख सालों पहले ही अस्तित्व में आई होगी, तो वर्तमान समय में वो टाइप 2 या टाइप 3 सिविलाइजेशन बन चुके होंगे, जो कि डायसन स्फीयर जैसे विशाल मेगा स्ट्रक्चर्स का निर्माण करने में सक्षम होंगे और साथ ही ये वार्प ड्राइव जैसी टेक्नोलॉजीज का उपयोग कर इंटरस्टेलर स्पेस ट्रैवल करने में महारत हासिल कर चुके होंगे। ऐसे में ये इन टेक्नोलॉजीज का उपयोग कर दूसरे ग्रहों और सोलर सिस्टम्स को कोलोनाइज करने में सक्षम हो चुके होंगे और केवल कुछ करोड़ सालों में ये एडवांस सिविलाइजेशन पूरे के पूरे गैलेक्सी को कोलोनाइज और कंट्रोल करने में सक्षम होंगे। पर अभी तक हम इंसानों को हमारे आकाशगंगा में ऐसे किसी हाईली एडवांस सिविलाइजेशन का पता नहीं चला है। न अभी तक हमें उनका कोई मैसेज मिला है और न ही उनके द्वारा निर्माण किए गए किसी प्रोब या मेगा स्ट्रक्चर का पता चला है। ऐसे में एनरिको फर्मी का सवाल यह था कि आखिर सभी कहाँ हैं। इसे ही फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। समय के साथ कई महान वैज्ञानिकों ने फर्मी के इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कई हाइपोथेसिस दिए, जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और चलिए शुरू करते हैं। हम ब्रह्मांड में मौजूद इंटेलिजेंट लाइफ को 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है टाइप 1 सिविलाइजेशन। यह सिविलाइजेशन अपने ग्रहों पर मौजूद सारी एनर्जी को एक्सेस और हार्नेस करने में सक्षम होगा। वर्तमान समय में हम इंसान इस स्केल में 0.73 पर हैं और हम आने वाले कुछ सैकड़ों सालों में टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे। जिसके बाद आता है टाइप 2 सिविलाइजेशन। यह सिविलाइजेशन अपने तारे से निकलने वाली सारी एनर्जी को हार्नेस करने और अपने पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल करने में सक्षम होंगे। ये एडवांस स्पीसीज अपने तारे की एनर्जी को हार्नेस करने के लिए डायसन स्फीयर और डायसन रिंग जैसे विशाल एलियन मेगा स्ट्रक्चर्स का उपयोग करेंगे। उसके बाद आता है टाइप 3 सिविलाइजेशन। यह सिविलाइजेशन अपने पूरे गैलेक्सी को कंट्रोल करने में सक्षम होगा। ये न सिर्फ अपने पूरे आकाशगंगा के एनर्जी को हार्नेस कर सकेंगे, साथ ही ये पूरे के पूरे गैलेक्सी को कोलोनाइज करने में सक्षम होंगे। टाइप 3 सिविलाइजेशन हम इंसानों के लिए किसी गॉड लाइक एंटिटी से कम नहीं होंगे। सन 1950 में एक दिन एनरिको फर्मी मैक्सिको में मौजूद लॉस एलामोस नेशनल लैबोरेटरी में अपने कलीग्स के साथ लंच कर रहे थे और इसी दौरान उनके दोस्तों और उनके बीच एलियन लाइफ यानी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के एग्जिस्टेंस को लेकर काफी गर्म चर्चा हो रही थी, जहां वो इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि अगर इस ब्रह्मांड में हमारी धरती के अलावा कहीं और जीवन मौजूद है तो आखिर वो कहाँ है। उनका तर्क था कि हमारी यह विशाल आकाशगंगा, जो कि करीब 1 लाख लाइट ईयर्स के विशाल क्षेत्र में फैली हुई है, यहाँ कई बिलियन स्टार्स मौजूद हैं और उनका चक्कर हमारी धरती की तरह ही कई ट्रिलियन प्लैनेट्स लगा रहे हैं। ऐसे में इनमें से किसी न किसी ग्रह पर जीवन जरूर पनपा होगा। हमारे ब्रह्मांड के उम्र को देखते हुए इन प्लैनेट्स पर जीवन को इवॉल्व करने में कई बिलियन सालों का समय मिल गया होगा, जो कि समय के साथ एक काफी एडवांस इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन बन चुके होंगे, जो कि दूसरे ग्रहों, सोलर सिस्टम्स और अपने पूरे गैलेक्सी को कोलोनाइज और कंट्रोल करने में महारत हासिल कर चुके होंगे। पर हमारे धरती पर अभी तक कोई भी एलियन मैसेज या किसी प्रकार का एलियन स्पेसशिप नहीं पहुंचा है। ऐसे में फर्मी का प्रश्न था कि वेयर इज एवरीबॉडी, आखिर सभी कहां हैं। समय के साथ कई महान वैज्ञानिकों ने फर्मी के इस प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश की, जिसके अंतर्गत उन्होंने कई हाइपोथेसिस यानी एजम्पशंस दिए, जो कि फर्मी के प्रश्न का जवाब हो सकते हैं। मुख्य रूप से यह हाइपोथेसिस हमारे ब्रह्मांड में लाइफ को इवॉल्व होने से और इंटेलिजेंट लाइफ को इस विशाल ब्रह्मांड में फैलने से रोकते हैं। ऐसे में आज हम ऐसे ही कुछ मजेदार और रोचक हाइपोथेसिस के बारे में चर्चा करेंगे। बर्सर्कर हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हमारे इस विशाल ब्रह्मांड में धरती से परे कई ग्रहों पर जीवन पनपा था, पर सेल्फ रेप्लिकेटिंग किलर रोबोट्स ने इन एडवांस स्पीसीज का खात्मा कर दिया। इसके अनुसार हमारे ब्रह्मांड की उम्र को देखते हुए हमारे आकाशगंगा मिल्की वे में ही कई सैकड़ों ग्रहों पर इंटेलिजेंट लाइफ इवॉल्व हुए होंगे,
पर हो सकता है एक काफी इंटेलिजेंट सभ्यता ने अपने काम के लिए एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सेल्फ रेप्लिकेटिंग रोबोट का निर्माण किया हो, पर समय के साथ यह रोबोट इनके कंट्रोल से बाहर हो गए और इन्होंने इस प्रजाति का अंत कर दिया हो, और तभी से ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग किलिंग रोबोट्स पूरे आकाशगंगा में फैल गए हों, जहां वो एक एक कर हर ग्रह पर मौजूद जीवन का सफाया कर रहे हों, और जिसकी वजह से कोई भी लाइफ फॉर्म इंटेलिजेंट लाइफ बनने से पहले ही खत्म हो जाता है। धरती पर भी मौजूद कई वैज्ञानिक भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट्स का इंसानों के लिए खतरा बनने की संभावना जता चुके हैं। ऐसे में हो सकता है किसी बेहद ही हाईली एडवांस सभ्यता के साथ भी ऐसा हो चुका हो, जिसकी वजह से दूसरे लाइफ फॉर्म्स का भी अंत हो गया हो। प्लैनेटेरियम हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हम इंसान मैट्रिक्स फिल्म में दिखाए गए सिमुलेशन की तरह ही एक तरह के विशाल सिमुलेशन में मौजूद हैं, जिसे एक बेहद ही एडवांस एलियन स्पीसीज रन कर रही है, जिसकी वजह से हम किसी दूसरे एलियंस को अभी तक नहीं देख पाए हैं। इसके अनुसार हम इंसानों से भी पहले कई एडवांस एलियन स्पीसीज मौजूद हैं, जो कि इतने एडवांस हो चुके हैं कि ये हमारे यूनिवर्स के फिजिकल थ्योरीज को भी बदलने में सक्षम हैं, और हम इंसान मैट्रिक्स फिल्म में दिखाए जाने वाले कंप्यूटर सिमुलेशन जैसे ही किसी सिमुलेशन में मौजूद है, जिसे एक बेहद ही हाईली एडवांस स्पीसीज रन कर रही हैं। इस सिमुलेशन के जरिए ये एडवांस एलियन सभ्यता किसी दूसरे स्पीसीज को बेहद ही एडवांस बनने और उसे दूसरे एलियन स्पीसीज से कांटेक्ट करने से रोकती हैं, ताकि भविष्य में जाकर वो उनके लिए कोई खतरा न बन सके। अपने सिमुलेशन में वो अपने फिजिक्स मॉडल्स और दूसरे मॉडल्स के जरिए उस सभ्यता के टेक्निकल और स्पेस एडवांसमेंट को काफी स्लो और लिमिट कर देती है। ज़ू हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में कई एडवांस सभ्यताएं मौजूद हैं, पर वो बिना किसी इंटरफेस के ह्यूमंस को इवॉल्व होने देने के लिए हमारी धरती से दूरी बनाए हुए हैं। इसके अनुसार अगर हमारे ब्रह्मांड के अर्ली स्टेज में कहीं जीवन पनपा होगा, तो वह हमारे धरती पर मौजूद जीवन से कहीं ज्यादा एडवांस होगा, जो कि उनके बाद जन्मे किसी दूसरे स्पीसीज को मॉनिटर करने, कंट्रोल करने और साथ ही मैनिपुलेट करने में सक्षम होगा। पर यह उस यंग स्पीशीज या सिविलाइजेशन के इवोल्यूशन और ग्रोथ के लिए खतरा साबित हो सकता है। ऐसे में वो दूसरे स्पीशीज को इवॉल्व होने देने के लिए प्रॉपर समय देना चाहते हैं। ऐसे में यह एडवांस एलियन सभ्यता दूसरे स्पीशीज को मॉनिटर करते रहते हैं, और जब तक यह सभ्यता कल्चरल, सोशल और साइकोलॉजिकल तौर पर एक खास लेवल तक डेवलप नहीं हो जाते, जहां वो किसी एडवांस एलियन सभ्यता द्वारा कांटेक्ट करने के इम्पैक्ट को झेलने में सक्षम हो। ऐसे में हो सकता है कि हमारी धरती अभी तक उतनी एडवांस नहीं हुई हो, और सही समय आने पर यह एलियन सभ्यता हमसे कांटेक्ट करेगी। ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हमारे इस विशाल ब्रह्मांड में एक तरह का ग्रेट फिल्टर मौजूद है, जिसकी वजह से लाइफ फॉर्म्स एक इंटेलिजेंट स्पीसीज बनने से पहले ही कुछ न कुछ कारणवश एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। इनके अनुसार हमारे ब्रह्मांड में कई ऐसे प्लैनेट्स मौजूद हैं जो कि अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं, जो कि किसी प्रकार के जीवन के पनपने के लिए अनुकूल है। यहाँ जीवन पनपता तो है, पर किसी कारण से आए विशाल मास एक्सटिंक्शंस की वजह से उस प्लैनेट पर जीवन का अंत हो जाता है। इस मास एक्सटिंक्शन का कारण क्लाइमेट चेंज, गामा बर्स्ट, एस्ट्रॉइड्स इम्पैक्ट, वोल्केनोज या आइस स्टेज हो सकता है। यह मास एक्सटिंक्शन या तो जीवन की शुरुआत यानी माइक्रोबियल फेज में हो जाता है, या फिर इंटेलिजेंट स्पीसीज बनने से पहले, जो कि आखिरकार इस लाइफ फॉर्म को हम इंसानों की तरह इंटेलिजेंट स्पीसीज बनने से रोक देता है। उदाहरण के लिए हमारे धरती के केवल 500 मिलियन सालों के इतिहास में 5 बार भयानक मास एक्सटिंक्शंस आ चुका है, जिसने उस समय मौजूद 70 से 90% जीवों और पेड़ पौधों की प्रजातियों को विलुप्त कर दिया था। ऐसे में हम इंसान बेहद ही खुशनसीब हैं, हमारे इवोल्यूशन के बाद अभी तक कोई भयानक मास एक्सटिंक्शन नहीं आया है। रेयर अर्थ हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हमारे इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी की तरह हैबिटेबल प्लैनेट्स बहुत रेयर हैं, और केवल कुछ गिने चुने प्लैनेट्स पर ही धरती की तरह जीवन पनप पाता है। इसके अनुसार किसी भी ग्रह पर जीवन के पनपने के लिए 3 मुख्य इंग्रेडिएंट्स का होना जरूरी है, जो कि है लिक्विड वाटर, एनर्जी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हैबिटेबल जोन में मौजूद प्लैनेट्स पर लिक्विड वाटर और पर्याप्त रूप में एनर्जी मौजूद होती है, जो कि जीवन के पनपने के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। पर इन 3 इंग्रेडिएंट्स का किसी ग्रह पर मौजूद होना भी लाइफ की गारंटी नहीं होता। कई और ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि जीवन के इवोल्यूशन को इफेक्ट करते हैं।
जो कि है उस प्लैनेट के तारे की स्टेबिलिटी, गामा रे बर्स्ट, ग्रेविटी, एटमॉस्फेयर, प्लैनेटरी कोलिजन्स आदि। उदाहरण के लिए वेनस और मार्स को ही ले लेते हैं। ये दोनों ग्रह हमारे तारे के हैबिटेबल जोन के आउटर और इनर रीजन में मौजूद हैं। यहाँ थ्योरी के अनुसार किसी न किसी प्रकार का जीवन मौजूद होना चाहिए, पर वेनस ग्रह एक लिविंग हेल है जहाँ बेहद ही थिक एटमॉस्फेयर मौजूद है, जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। वहीं मार्स ग्रह पर कोई एटमॉस्फेयर ही मौजूद नहीं है और यहाँ का टेम्परेचर -डिग्री में चला जाता है। एस्टिवेशन हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हमारे इस विशाल ब्रह्मांड में जीवन हमारी धरती से भी कई बिलियन सालों पहले पनप चुका है और हाईली एडवांस एलियंस का अस्तित्व मौजूद है, पर वर्तमान समय में वो एक तरह के हाइबरनेशन या रेस्टिंग कंडीशन में मौजूद है। इसके अनुसार हमारे ब्रह्मांड की उम्र केवल 13.8 बिलियन ईयर्स है और हमारी धरती पर जीवन केवल 4 बिलियन साल पुराना है। ऐसे में हमारी धरती से पहले इन 10 बिलियन सालों के दौरान कहीं न कहीं जीवन जरूर पनपा होगा। यह सभ्यता हमारे यूनिवर्स के काफी अर्ली स्टेज में पनपा होगा, जहां गैलेक्सीज अपना रूप ले रही थी। ऐसे में यह इंटेलिजेंट सभ्यता हमारे धरती पर मौजूद जीवन से कहीं ज्यादा एडवांस होगा, जो कि सोलर सिस्टम्स को कंट्रोल करने और गैलेक्सीज को कोलोनाइज करने में सक्षम होंगे। पर धरती पर मौजूद इंसानों की तरह ही यूनिवर्स के अर्ली स्टेज में इवॉल्व हुआ यह सिविलाइजेशन इस विशाल ब्रह्मांड में बेहद ही अकेले होगा, जहां उनसे बात करने वाला कोई मौजूद नहीं होगा, या शायद वो हमारे यूनिवर्स के एक सही कंडीशन में आने के इंतजार में एक तरह के डीप स्लीप या कहे लंबे हाइबरनेशन में चले गए होंगे, और जब कंडीशन उनके अनुकूल होगा और उनसे बात करने लायक सभ्यता ब्रह्मांड में पनप चुकी होंगी, तब वो अपने इस डीप स्लीप से उठेंगे। ब्रीफ विंडो हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हमारे ब्रह्मांड की विशालता और तारों के बीच की दूरी को देखते हुए किसी सभ्यता को एक्सटिंक्ट होने से पहले किसी दूसरी सभ्यता से कांटेक्ट करने के लिए काफी कम समय मिल पाता है। इसके अनुसार हमारा ब्रह्मांड, जो कि लाइफ, टाइम और स्पेस के इर्द गिर्द घूमता है, उसमें कई इंटेलिजेंट सभ्यताओं ने जन्म लिया होगा, पर हमारे ब्रह्मांड में कई लिमिटेशंस मौजूद हैं जो कि एक इंटेलिजेंट सभ्यता को दूसरे इंटेलिजेंट सभ्यता से संपर्क करने से रोकती हैं। हो सकता है एक इंटेलिजेंट सभ्यता दूसरे इंटेलिजेंट सभ्यता से संपर्क करने और उनका रिप्लाई पाने से पहले ही एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। ऐसे में वह इंटेलिजेंट सभ्यता कभी नहीं जान पाएगी कि उनके अलावा इस ब्रह्मांड में कोई दूसरी एडवांस सभ्यता मौजूद है या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर हम इंसान आज ही कुछ हजार लाइट ईयर्स दूर मौजूद इंटेलिजेंट सभ्यता से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, ऐसे में अगर हमारा मैसेज सिग्नल लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करता है, तो इसे उस सभ्यता तक पहुंचने में 1000 साल का समय लग जाएगा, और उस सभ्यता से हमारे पृथ्वी तक उनका रिप्लाई मैसेज सिग्नल पहुंचने में कुल 2000 सालों का समय लग जाएगा। हो सकता है इन 2000 सालों में हम इंसानों का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। ऐसे में दूसरी सभ्यता कभी भी हम इंसानों के अस्तित्व के बारे में नहीं जान पाएगी। फर्स्ट बॉर्न हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में लाइफ बेहद ही कॉमन है, पर हम इंसानों की तरह इंटेलिजेंट लाइफ बेहद ही रेयर, और हम इंसान इस ब्रह्मांड में जन्म लेने वाले पहले इंटेलिजेंट स्पीसीज हैं। इसके अनुसार हम इंसान हमारे इस विशाल ब्रह्मांड में जन्म लेने वाले पहले इंटेलिजेंट स्पीसीज हैं, और हम इंसानों से पहले इस ब्रह्मांड में कोई इंटेलिजेंट लाइफ ही इवॉल्व नहीं हुआ था। हम इंसानों को धरती पर इवॉल्व हुए केवल कुछ लाख साल ही हुए हैं। ऐसे में हमारे ब्रह्मांड के जन्म के 13 बिलियन सालों तक हमारे यूनिवर्स में किसी भी प्रकार का इंटेलिजेंट लाइफ इवॉल्व नहीं हुआ था। हमारे ब्रह्मांड के उम्र के कंपैरिजन में यह काफी लंबा समय है, और इसे ही ग्रेट साइलेंस भी कहा गया है। यानी कि हम इंसान इस विशाल ब्रह्मांड में मौजूद इकलौते इंटेलिजेंट स्पीसीज हैं। ऐसे में हम इंसानों के पास इस विशाल ब्रह्मांड में इंटेलिजेंट लाइफ को फैलाने और दूसरे प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम और उसके बाद दूसरे गैलेक्सीज को भी कोलोनाइज करने का एक बेहद ही सुनहरा मौका मौजूद है। हो सकता है कि उस समय तक कोई और इंटेलिजेंट स्पीसीज भी अस्तित्व में आ जाए। हम एलियंस को डस्टबिन बॉक्स से लेकर नीले रंग के जानवर तक के रूप में इमेजिन कर चुके हैं। हमारी इमेजिनेशन में कभी एलियन दोस्त है और कभी दुश्मन भी, लेकिन हमारी इमेजिनेशन असलियत नहीं, असलियत कुछ और है। लेकिन ये है क्या? पहली असलियत ये है कि हाँ, वो एग्जिस्ट करते हैं। फर्मी ने कहा था कि आंख बंद करके अगर आप कहेंगे कि अंधेरा है, तो आप खुद को ही धोखा दे रहे हैं। वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनके और हमारे बीच बहुत दूरी है।
ये दूरी केवल लाइट ईयर्स की ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की भी है। जरा सोचिए, क्या आप मोबाइल का यूज कर किसी चिट्ठी भेजने वाले व्यक्ति से बात कर सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। मोबाइल और लेटर्स कम्युनिकेशन के दो अलग अलग मीडियम हैं, और ये भी हो सकता है कि हमारा मोबाइल उनके किसी और मीडियम से ज्यादा स्ट्रांग ना हो, लेकिन सच तो यही है कि जब तक मीडियम सेम नहीं होगा हम उन्हें नहीं ट्रेस कर सकते और ना वो हमें ट्रेस कर सकते हैं। हमारे और उनके पास मीडियम एक जैसा हो तभी हमारी बात हो सकती है। ये एक भाषा की तरह है, लेकिन क्या पता आज से 100 साल बाद हमारे पास वो मीडियम होगा? क्या आज से 500 साल पहले कोई उड़ने की कल्पना कर सकता था? लेकिन आज इंसान उड़ सकते हैं अपने दम पर, अपनी इंटेलिजेंस के दम पर। उसी तरह आने वाले भविष्य में कुछ भी हो सकता है। हम डायनासोर की तरह सिर्फ इतिहास का पन्ना बनकर भी रह सकते हैं, और यह भी हो सकता है कि हम ये जान लें कि हम दुनिया में एग्जिस्ट करने वाले इकलौते इंटेलिजेंट स्पीसीज हैं। भविष्य में हमें बस फर्मी के सवाल का जवाब ढूंढना है कि आखिर वो कहाँ है, इस उम्मीद के साथ कि हाँ वो है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। वेयर आर दे का जवाब आपके हिसाब से क्या हो सकता है, हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।